सन 1938 के चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद कांग्रेस ने उन सभी प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बनाया जिसमें उसका बहुमत था। इस मंत्रिमंडल में अनेक वे नेता शामिल हुए जिन्होंने अपने प्रदेशों में स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को निष्ठा और समर्पण से जलाए रखा था। संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए थे। वो राजनीति में तभी से आ गए थे जब सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। सन 1926 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने काकोरी कांड के अभियुक्तों पर चलाए गए मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी की थी। यही अवसर था जब उन्होंने अपनी निर्भीकता और देश प्रेम का पहली बार परिचय दिया था। मद्रास में कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ वक्तव्य देने वालों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी थे। इतना ही नहीं, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म भी सहे थे। उस समय की गंभीर चोटों ने उन्हें शारीरिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया था। मध्य प्रांत में पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उससे पहले भी वो शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने सन 1908 में वकालत शुरू कर दी थी। उनके जीवन पर बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सन 1920 में वो भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और सन 1923 में सत्याग्रह करते हुए पहली बार जेल गए। रायपुर में जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्कूली अध्यापकों में राष्ट्रीय भावना का संचार करने के लिए उनके सम्मेलन आयोजित किए। इन सम्मेलनों में शुक्ल जी ने राष्ट्र प्रेम का मंत्र फूंका और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति चेतना जगाई। दूसरी ओर उन्होंने जगह-जगह बच्चों को लाठी और लेज़िम जैसे शारीरिक व्यायाम सिखाना शुरू किया। जब अंग्रेज अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने इन दोनों कार्यक्रमों को तुरंत बंद कर देने का आदेश दिया, क्योंकि इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो रहा था। फिर सन 1930 और 1932 में भी सत्याग्रह के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, सत्याग्रह में शामिल होने के कारण वकीलों की सूची से उनका नाम तक काट दिया गया था। बंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को गृह मंत्री बनाया गया था। मुंशी जी ने सन 1902 से अखिल भारतीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। बाद में मुंशी जी श्री अरविंद के प्रभाव से कट्टर राष्ट्रवादी बने। आरंभ में वो गरम दल के नेताओं लाल बाल पाल की गरम दलीय नीति के समर्थक थे। वो एनी बेसेंट की प्रेरणा से आरंभ किए गए अखबार यंग इंडिया के संपादकों में से थे। उन्हें सन 1915 में कांग्रेस की विषय समिति का सदस्य भी बनाया गया। सन 1928 में मुंशी जी ने बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संघर्ष किया और उन्हें सजा देकर नासिक जेल भेज दिया गया, जहां से वो 1930 में मुक्त हो सके। फिर 1932 में गांधी इरविन समझौता विफल हो जाने के बाद उन्हें जेल भेजा गया और 1933 में रिहा किया गया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षाविद थे। भारतीय विद्या भवन नामक शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र की स्थापना मुंशी जी ने ही की थी। गुजराती साहित्य में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का विशिष्ट स्थान रहा है। वो प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के भी प्रेमी थे। 3 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड ने भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी तो भारतीय नेताओं की राय लिए बिना ही वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को भी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया और इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति जाननी चाहिए, किंतु उस समय कोई जवाब नहीं मिला
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशों में उस समय भी कुछ लोग काम कर रहे थे। उनमें एक थे लाला हरदयाल। लंदन में जब भाई परमानंद और सावरकर ने एक गुप्त क्रांतिकारी समाज अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो लाला हरदयाल भी उसके सदस्य बने थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को गुलाम बनाती है। उन्होंने अंग्रेजी कपड़े पहनना और अंग्रेजी खाना भी बंद कर दिया था। बंग भंग आंदोलन के दौरान वे भारत आए और लाला लाजपत राय की प्रेरणा से भारतीय युवकों को वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करने लगे। वो पंजाबी दैनिक अखबार के संपादक भी बने। लाला हरदयाल के क्रांतिकारी विचारों की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार आतंकित हो उठी और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में लग गई। तब लाला हरदयाल विदेश चले गए। सन 1909 में उन्होंने पेरिस पहुंचकर वंदे मातरम का संपादन कार्य शुरू किया, किंतु अंग्रेज सरकार ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा और तब वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया। सन 1914 में उन्होंने गदर नामक अखबार प्रकाशित किया। अमेरिका में भारतीयों को जागृत किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्हें भड़काया। सन 1914 में महायुद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय क्रांति के लिए अमेरिकी भारतीयों को जहाजों में बिठाकर भेजा, किंतु सरकार को सारी योजना का पता चल गया और अधिकांश भारतीयों को भारत भूमि पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। लाला हरदयाल के लिए अब अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो जर्मनी आ गए। उन्होंने जर्मनी से 2 जहाजों में भरकर बंदूकें भेजी, किंतु वे भी पकड़ी गईं। इसके बाद लाला जी पहले स्वीडन और फिर 1927 में ब्रिटेन पहुंचे, किंतु उनका आर्थिक कष्ट बढ़ता गया। वो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक संगठनों में भाषण देते और यही उनकी आय का साधन था। सन 1938 में लाला हरदयाल फिर अमेरिका पहुंचे। वहां के भारतीयों ने उनका बड़ा स्वागत किया, किंतु अगले ही वर्ष यानी 4 मार्च 1939 में लाला जी का निधन हो गया। विदेशों में सक्रिय दूसरे क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। द्वितीय महायुद्ध शुरू होने से पहले जब जापान ने चीन पर हमला किया था, तो रास बिहारी बोस ने रविंद्रनाथ ठाकुर को तार भेजकर कहा था, कांग्रेस के नेताओं को अपनी विदेश नीति सुधारनी चाहिए। जापान हमारा मित्र है। अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ फेंकने में वो हमारी मदद करेगा। रास बिहारी बोस ने पंजाब में क्रांतिकारियों की रहनुमाई का भार उस समय संभाला था जब लाला हरदयाल को अचानक देश छोड़कर जाना पड़ा था। बंगाल के क्रांतिकारियों से भी उनके गहरे संबंध थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हाथी पर सवार लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस के ही दिमाग की उपज थी। रास बिहारी बोस को अंग्रेजों ने पकड़ने की तमाम कोशिशें की, पर उन्हें सफलता न मिली। सन 1913 में रास बिहारी बोस ने लिबर्टी नाम से एक पर्चा छपाकर बंटवाया, जिसमें कहा गया था, आजादी की मंजिल सशस्त्र क्रांति के रास्ते ही से हासिल हो सकती है, और इसके लिए जनता का आह्वान किया था। किंतु अंग्रेज पुलिस का दबाव बढ़ने के कारण रास बिहारी 1915 में जापान चले गए। ब्रिटिश सरकार को पता लग गया। उसने जापान सरकार से कहा कि रास बिहारी बोस को पकड़कर उसे सौंप दे। जापान सरकार उन्हें खोजने लगी। 7 वर्ष तक रास बिहारी अपने जापानी मित्रों की मदद से छिपते रहे। अंत में एक जापानी लड़की से विवाह करके उन्होंने जापान की नागरिकता प्राप्त कर ली। रास बिहारी बोस ने ही सबसे पहला नारा बुलंद किया था, एशिया एशिया वासियों का है। उधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था और भारत में
क्रांतिकारी गतिविधियां धीमी पड़ गई थीं। किंतु कुछ ऐसे समर्पित और जीवट वाले लोग थे जो उस समय भी गुपचुप क्रांति की आग सुलगा रहे थे। इनमें से एक थे बाबा सोहन सिंह भकना। पंजाब में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से युवा सोहन सिंह भकना पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। इस आंदोलन को लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद कर रहे थे। आखिर सोहन सिंह भकना ने किसी तरह जुगाड़ बिठाकर देश छोड़ दिया और अमेरिका पहुंच गए। वहां वो गदर पार्टी के काम में जुट गए। अमेरिका में सोहन सिंह को कामागाटा मारू जहाज के मुसाफिरों से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया। सोहन सिंह ने मुसाफिरों को क्रांति का संदेश दिया और हथियार बांटे। कामागाटा मारू जहाज जब भारत पहुंचा तो मुसाफिरों ने ब्रिटिश पुलिस की ज्यादतियों का डट कर मुकाबला किया। पीछे पीछे सोहन सिंह का जहाज नामसंग आया। ये सन 1914 में अक्टूबर महीने की बात थी। सोहन सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सोहन सिंह को पहले कलकत्ता की हवालात में रखा गया, फिर वहां से लुधियाना भेजा गया, उसके बाद मुल्तान। उन्हें वहां मानसिक कष्ट दिए गए। गुप्तचर विभाग उनसे गदर पार्टी के बारे में जानना चाहता था, पर उन्होंने कहा, मुझे फांसी मंजूर है, पर अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आखिर सोहन सिंह पर मुकदमा चला। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। बाद में उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में सोहन सिंह ने एक नए संघर्ष की शुरुआत की। वहां एक तरह का संगठन बना लिया और किसी भी बात के लिए सब लोग मिलकर निर्णय लेते थे। जेल में दुर्व्यवहार के खिलाफ उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ आंदोलन शुरू किया। आखिर जेल अधिकारियों को झुकना पड़ा। किंतु सन 1921 में सोहन सिंह को कोयम्बटूर जेल में लाया गया और फिर यरवदा जेल में। उन दिनों महात्मा गांधी भी यरवदा जेल में ही थे। फिर उन्हें लाहौर जेल लाया गया, जहां सरदार भगत सिंह भी कैद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। सोहन सिंह को आजीवन कारावास भोगते हुए 16 वर्ष हो चुके थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। सोहन सिंह ने अपनी मांग के लिए अनशन शुरू कर दिया। उनकी हालत बिगड़ने लगी, जीवन खतरे में पड़ गया। जनता की मांग पर उन्हें अस्पताल भेजा गया, पर उन्होंने अनशन न तोड़ा। उनका आमरण अनशन 90 दिन तक चला। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। सोहन सिंह बिना शर्त रिहा कर दिए गए। जनता के सभी राजनीतिक दलों ने उनका खूब स्वागत किया। लेकिन रिहाई के बाद भी सोहन सिंह भकना शांत नहीं बैठे, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की जंग जारी थी। वो पैदल ही दूर दूर गांवों में जाते, किसानों से बातचीत करते और उन्हें किसान सभा का सदस्य बनाते। वो कहते, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है तो क्या, मेरे अंदर का क्रांतिकारी तो अभी जवान है। उधर हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने उसके खिलाफ महायुद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि वे दोनों पोलैंड की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। भारतीय कांग्रेस ने वायसराय लिनलिथगो के पास एक प्रस्ताव पास करके भेजा कि भारत ऐसी सरकार के साथ न तो सहयोग कर सकता है और न ही जनधन दे सकता है, जबकि उसे स्वयं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और जिन्हा को भाषा जाल में समझाना चाहा कि ये कोशिश भारत को विश्व के एक महान राष्ट्र के रूप में उचित स्थान दिलाने के लिए है। किंतु राजेंद्र प्रसाद ने कहा, भारत ब्रिटिश शासन की सहायता तो करना चाहता है, पर तभी जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। उधर ब्रिटिश संसद ने ये एक्ट पास कर दिया कि भारत के वायसराय को अधिकार है कि वो युद्ध के कुशल संचालन के लिए आवश्यक सामान तथा सेवाओं की सप्लाई कर सकता है।
जो लोग इसका विरोध करें उन्हें वो कारागार या मृत्यु दंड की सजा दे सकता है। इस पर 12 अक्टूबर 1939 को 90,000 मजदूरों ने युद्ध व साम्राज्य विरोधी एक दिवसीय आंदोलन चलाया। इस दिन सारे देश के शहरों में आम हड़ताल रही और नारे गूंजते रहे। लाल झंडे की जीत हो, भारतीय आजादी अमर रहे, साम्राज्यवादी युद्ध का नाश हो।